हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं करंट अफेयर्स पर क्लास ले रहा हूं और कुछ दिन बाद मैं यानी लगभग एक सप्ताह बाद आप कह सकते हैं कि मैं PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस इंडियन पॉलिटी ये ऑप्शनल में और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी ये GS में क्लास लेना शुरू करूँगा। आप अधिक से अधिक तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। चूँकि ये फ्री वीडियो आपको आपके हित के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी लोग पता है कि रूस और चीन के बीच बहुत प्रगाढ़ दोस्ती है। इसे व्लादिमीर पुतिन अनशेकेबल बताते हैं, लेकिन साथ ही चीन जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर भी है, यानी वो इमिटेट करता है, दूसरों की नकल करता है, फिर उसे रेप्लिकेट करता है, यानी उसी तरह से चीज़ों को बनाता है। दूसरे शब्दों में चीन इमिटेट और रेप्लिकेट करने का माहिर है। रेप्लिकेट करने को ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में वो क्या कहता है, दूसरे देशों के गोपनीय चीज़ों को चुरा लेता है और उसे थोड़ा सा कलेवर बदल करके नए रूप में ढाल करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे ओरिजिनल चीज़ें छिप जाती हैं। जैसे आपने किसी का शर्ट चुराया और अपने साइज़ की कटिंग करा करके उसको नए सिरे से सिलवा लिया, तो इस प्रकार से यानी किसी मोटे आदमी का शर्ट चुराया और आप दूल्हे पतले हैं, उससे आपने थोड़ा दबा करके उसको सिलवा लिया। तो कपड़े का रंग तो आप कह सकते हैं भाई, दुकान में कपड़े का रंग तो एक ही होता है, लेकिन साइज़ तो अलग है। इस प्रकार से जो है यही काम चीन भी करता है। दूसरे शब्दों में अगर कोई पकड़ भी ले तो अधिक से अधिक यही कह सकता है भाई ये तो हमारे कलर का है, लेकिन अंदर की चीज़ें तो बदल देता है, सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बदल देता है उसी तर्ज पर। यानी रॉकेटरी प्रणाली या एवियोनिक्स से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं उन सबको बदल देता है और इस प्रकार से जिन देशों से चुराया रहता है उन देशों को पहचान नहीं आता कि हमसे चुरा करके हमारी चीज़ को सीक्रेटली अपना बनाया है। चीन इसमें मास्टर है। तो इस प्रकार से FSB एक गोपनीय एजेंसी है, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसी है। इसी से जुड़े रहे हैं एंड्रेस सोल्डाटो वहाँ के इंटेलिजेंस सर्विसेज के बारे के एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं। उनका कहना है कि भाई रूस को चीन से सावधान रहने की ज़रूरत है। FSB ने भी चीन को अपना शत्रु देश बताया है, क्योंकि वो रूस के गोपनीय दस्तावेजों खास करके आर्कटिक सागर में माइनिंग के द्वारा और यानी आपको पता ही होगा कि एपेक समझौता जब हुआ था, एपेक के साइड लाइन पे एपेक की शिखर बैठक जब हुई थी चीन में, तो उसके साइड लाइन पे रूस और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जो कि बिगेस्ट गैस डील का नाम जिसको दिया गया था। यानी चीन रूस से सबसे अधिक गैस की आपूर्ति करता है, सबसे अधिक कच्चा तेल भी खरीदता है। इस प्रकार से चीन रूस की इकॉनमी चला रहा है। पश्चिमी देशों खास करके जब जो बाइडन थे तो यही सोचे थे, उन्होंने स्विफ्ट से लेन देन करने पर सारी पाबंदी लगा दिया था, रूस पर डॉलर संबंधी सैंक्शन अलग लगवा दिया था। तो इस प्रकार से उनका ये सोचना था कि रूस पंप हो जाएगा आर्थिक रूप से, फिर वो सरेंडर कर जाएगा। लेकिन चीन और भारत ने मिल करके रूस की इकॉनमी को ताज़ा रखा है, चलायमान रखा है। रूस की इकॉनमी चल रही है, तो भारत जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक बन गया है। रूस से भारत जो है बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। इराक से खरीदता है ज़रूरत का। पहले तो 67% इराक से ही खरीदता था, नहीं जब से रूस से एक नया विकल्प मिला है तब से इराक से कम खरीदना शुरू किया है। हालांकि कतर से आज भी गैस की मात्रा में सबसे अधिक गैस कतर से ही खरीद रहा है भारत, इसीलिए भारत का कतर जो है
एक मित्र देश है, और कतर अमेरिका का अमेरिकी खेमे का देश है। कतर हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, अब तो सीरिया भी हो गया है। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान से घोर दुश्मनी है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन और देशों के साथ उस तरह से रिगरस रिलेशन नहीं है। हालांकि इसराइल को सबसे अधिक प्रश्रय देता है अमेरिका, और इसराइल इसी के बदौलत जो है गाज़ा पट्टी में कोहराम मचाए हुए है। हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। इस पर अमेरिका की नज़र है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो नए महासचिव हैं गुटरस साहब, उन्होंने ज़रूर इस पर आपत्ति जताई है। खैर, गुटरस की बात सुनता ही कौन है। जब तक अमेरिका नहीं दबाव डालेगा तब तक इजराइल को नहीं सुनेगा। अमेरिका ने इजराइल से कहा है, लेकिन सिंपल कहने में और दबाव डालने में अंतर होता है। तो इस प्रकार से चीन जो है रूस की टेक्नोलॉजी को चुरा करके, खास करके मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके आर्कटिक सागर से रिलेटेड जो है जानकारी एकत्रित करके यूक्रेन युद्ध के दौरान जो पश्चिमी देशों का युद्ध कौशल है, वो वारफेयर है, उसको भी चुरा करके चीन समझना चाहता है कि भाई कैसे ये युद्ध लड़ रहे हैं, क्या इनकी टेक्निक है, क्या इनके तरकीब हैं, और रूस किस प्रकार से इनको काउंटर कर रहा है, ये सब समझ रहा है। या कहीं ऐसा न हो भविष्य में कि वो आर्कटिक सागर पर धावा बोल दे, बाल्टिक गणराज्यों के सहयोग से या अन्य यूरोपीय देशों के सहयोग से, और उससे आर्कटिक सागर छिन जाए। इसी को लेकर जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे सिक्योरिटी एजेंसी भी कहते हैं या डिटेक्टिव एजेंसी भी कहते हैं, एफएसबी, उसने अपनी रिपोर्ट दिया है। इसको एरीज लीक्स, जो कि अमेरिका का एक साइबर क्राइम से जुड़ी हुई एजेंसी है, इसने हैक कर लिया है और वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स को भेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी छापी है। बहरहाल 6 यूरोपीय देशों में ये घूम रहा है, ये तैर रहा है। 6 यूरोपीय देशों ने किसी न किसी रूप में इस सीक्रेट दस्तावेज का, 8 पेज के सीक्रेट दस्तावेज का इस्तेमाल किया है, जिसको एफएसबी ने ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया। ये अनडेटेड है, इसमें डेट नहीं है। अनुमान किया जा रहा है कि यह 2023 के अंत में या 2024 के प्रारंभ में तैयार किया गया था। बहरहाल यानी बहुत पुराना नहीं है ये, बहरहाल जो भी है। लेकिन आज भाई यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ही शुरू हुए लगभग 3.25 साल हो गए। फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था। पहले तो रूस को लगता था कि ये यूक्रेन को 1 सप्ताह में ही दबा देगा, ख़त्म कर देगा, लेकिन पश्चिमी देशों के सहयोग से ये युद्ध लंबा खिंच गया। अगर इस युद्ध में रूस की जीत होती है तो एक प्रकार से पश्चिमी देशों की भी हार होगी। अमेरिका सहित पश्चिमी देश इस मामले में पराजित माने जाएंगे, क्योंकि उनके सहयोग से ये युद्ध लंबा खिंच गया। हालांकि यूक्रेन भी बीच बीच में कोहराम मचाता रहता है। जैसे रूस के अंदर 2000 से 4000 किलोमीटर के अंदर जा करके उसने TU-95 और TU-22 जैसे बम्बर, जो कि आणविक हथियार ले जाने में सक्षम या उसी के लिए बनाए गए बम्बर, उनको नष्ट किया। 40 से 41 ऐसे लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले को बड़ी चालाकी से ले गया था। पहले रूस के सीमा के करीब ले गया ट्रकों में वुडन केस में भर करके, और उसके बाद से इसको लॉन्च किया। इसीलिए पकड़ नहीं पाए। रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम या एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम जो भी उनके पास है, वो सब इसे पकड़ नहीं पाए और ये आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच गए। अभी हाल में रूस ने SU सुखोई 35 का भी प्रयोग किया, उसको भी मार गिराया यूक्रेन ने। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहा है चीन एक प्रकार से रूस के साथ भले ही दोस्ती निभा रहा है, पश्चिमी देशों के सहयोग, पश्चिमी देशों पर हावी होने के लिए, खास करके अमेरिका को दबा करके दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अब ये दूसरी बात है, पाकिस्तान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका
एक दूसरे के करीब आ गए हैं। भारत इसीलिए सुखोई 57 जो कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं उनको खरीदने में आनाकानी कर रहा है। वो भले ही राफेल को खरीदना चाहता है, राफेल को आठ आठ अन्य देश भी खरीदते हैं भारत सहित, लेकिन 7 देश उसके मित्र देश हैं। चीन पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठा हुआ है, या पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठा हुआ, आप उसको ऐसे कह लीजिए। ये दोनों ऑल वेदर फ्रेंड हैं, दोनों के इंटरेस्ट सीमा पर एक जैसे हैं, इसलिए चीन कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। चीन वैसे भी एक धोखेबाज देश है। जैसे उसने गलवान में भारत के साथ धोखा किया, पहले कहा जाता उसने कोरोना फैला जिससे भारत तबाह हो, फिर उसके बाद से उसने गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू एंड कंपनी के साथ धोखा किया और उनको मौत के घाट उतारा। परंपरागत हथियारों का प्रयोग नहीं किया उसने, या गैर परंपरागत हथियारों का भी प्रयोग नहीं किया उसमें। उसने वहाँ खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले फरसे जैसे एक कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, यानी आप कह सकते हैं उसने चॉपर का प्रयोग किया, जो कि क्वांगडो, जो कि एक परंपरागत खेल है, लाठी से खेला जाता है। उसमें फरसे नुमा या कटीले तार बांध करके फरसे नुमा आकार के उपकरण बांध करके उसने भारतीय सेना पर इससे हमला किया। भारतीय सेना भी समझ गई है, उसने भी लाठी डंडे का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो 1996 के समझौते के अनुसार आप किसी आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चीन ये दिखाना चाहता था कि वो समझौते का पालन भी कर रहा है, साथ ही वो खुराफात भी करता रहता है। जाहिर है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरपर्सन शी जिनपिंग है, बिना उनके इशारे के तो ये होगा नहीं। तो जो चुशुल या मोल्दो में बैठक होती है, चाहे वो भारतीय साइड में हो चाहे वो तिब्बत के साइड में हो, जो जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, दोनों एक तरफ से 21 राउंड की बैठक हो चुकी है। 21वें राउंड में यह तय किया गया था, शायद चीन को लग गया होगा कि भाई 55-56 हज़ार की भारतीय सेना यहाँ बैठी हुई है, तो भारत से पार पाना, भारत के पास भी सेना कम तो है नहीं, 14 लाख की सेना भी कम होती नहीं है। और भारत ने बर्फीली जगह पर लड़ने के लिए सारे ड्रेस से लेकर के सारे अन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। तो इस प्रकार से चीन को लगा होगा कि भाई भारत से समझौता कर लेना ही अच्छा होगा, इसलिए भारत से उसने समझौता कर लिया। हालांकि अभी भी स्थिति क्या है, पॉइंट 11 से 14 की, खास करके उधर काराकोरम रेंज की तरफ जाने वाले क्षेत्र या अक्सई चीन की ओर जाने वाले क्षेत्र की क्या स्थिति है, उसके बारे में सरकार ने कुछ बताया नहीं क्लियर। बस इतना बताया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो अजीत डोवाल साहब हैं, जो भारत के NSA भी हैं, और उधर से वांग ही हैं जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखना है कि इसका हल क्या होता है, क्या फाइनल नतीजा आता है। बहरहाल सेना के बीच तो 21 राउंड की बैठक हो चुकी है। जैसा मैंने बताया, मोल्दो या चुशुल में ये बैठक होती है, एक तिब्बत साइड में है, एक भारतीय साइड में है, अदला बदल करके जगह पर दोनों बैठक होती रहती है। अब हम आते हैं रूस और चीन के बीच के संबंधों पर। तो रूस से चीन जो है सीक्रेटली गोपनीय चीज़ें चुरा रहा है, उसके मिलिट्री और आर्कटिक महासागर से संबंधित। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन जो है इस जुगत में है कि वो धीरे से चीज़ों को चुरा ले और फिर उसके बाद से रूस पर हमला कर दे, रूस को ही परास्त करे, यानी रूस की कला कौशल को, युद्ध का कौशल को समझ करके वो फिर रूस के साथ दोस्ती तोड़ लेगा। चीन वैसे भी धोखेबाज देश है। कहा जा रहा है कि रूस के जो डिसग्रंटिल्ड या डिसअफेक्टेड जो सेना के लोग हैं और जो वहाँ स्पाई खुफिया एजेंसी के लोग हैं नाराज, उनको भी काम पर लगा रखा है चीन ने भारी भरकम पैसा दे करके, ताकि वो लोग रूस के सीक्रेट वेपन के बारे में बता सकें या रूस के सीक्रेट माइनिंग के बारे में बता सकें। दूसरे शब्द में रूस कैसे तेल निकालता है
रूस कैसे गैस निकालता है, रूस कैसे मिलिट्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, एवियनिक्स का प्रयोग करता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए चीन ने रूस के नाराज जो वैज्ञानिक हैं, जो खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग हैं, उनको भी अपने यहाँ काम पर लगा रखा है। और उनकी पहचान उसने कैसे की है इसके बारे में तो नहीं बताया गया है। उस 8 पेज के दस्तावेज में जो कि रूस के डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी ने तैयार की है, FSB नाम है उसका। हम लोग KGB के बारे में सुना करते थे, FSB के बारे में कम लोग पता होगा, लेकिन अमेरिका के जैसे अमेरिका में जैसे FBI है, डोमेस्टिक मामलों की जांच करती है, जैसे CIA है, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, वह विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया ऑपरेशन चलाने के लिए मशहूर है। कहा जाता है बांग्लादेश में भी उसने चलाया था। उसी प्रकार से रूस में भी KGB अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन के लिए मशहूर है। कहा जाता है इंदिरा गांधी के ज़माने में KGB बहुत सक्रिय थी, लेकिन FSB जो है वो रूस के घरेलू मामलों में सक्रिय रहती है। वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है। देखना है आगे क्या होता है, रूस और चीन के संबंधों के बीच क्या बनता बिगड़ता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसा होगा वैसा आपके सामने बताया जाएगा। धन्यवाद।